हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लास्ट में लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट के बारे में बात करी थी सर्कल में। तो किसी भी सर्कल के लिए एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ बोलता है, सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, याद रखेंगे आप, 2√g² - c। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ 2√f² - c। फिर हम लोगों ने केसेस लिखे थे कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा तो g² - c > 0 होगा, टच करेगा तो g² - c = 0 होगा। अगर g² - c < 0 आ रहा है तो फिर उस केस में सर्कल एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। सेम इसी तरह से y एक्सिस के लिए केसेस थे कि f² - c > 0 हुआ तो सर्कल y एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे कट करेगा। f² - c 0 हो गया तो सर्कल y एक्सिस को टच करेगा, एंड अगर f² - c < 0 हो गया तो सर्कल y एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा। ठीक, अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 0 passing through 2, 0 and 8, 0 passing through 2, 0 8, 0 है ना, एंड दो पॉइंट्स यहाँ पर 2, 0 एंड 8, 0 एंड हैविंग रेडियस 5 तो एक सर्कल है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है ना, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं। ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2, 0 हैविंग रेडियस 5, passing through 2, 0 having radius 5 and having length of intercept on x axis and having length of intercept on x axis equal to 6 and having length of intercept on x axis equal to 6। ठीक, अब देखिए, जैसे कि हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी किए हैं सर्कल में बेसिक, तो एक चीज़ तो आपको बताया कि जैसे सर्कल में किसी भी सर्कल को फाइंड करने के लिए हमको 3 कंडीशंस की ज़रूरत होगी। तो अगर आप 3 कंडीशन डायरेक्टली क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो एक तरीका जो आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं कि आप सर्कल की जनरल इक्वेशन अज्यूम कर लीजिए, x² + y² + 2gx + 2y, है ना। चलिए एक बार इसको लिखते हैं। हमको दिया है रेडियस 5 एंड लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस दिया है 6। तो एक तरीका तो ये हो गया कि सर्कल अज्यूम किया जाए 2gx 2fy + c = 0। हमारे पास 3 अननोन है g, f एंड c, एंड इन 3 अननोन को फाइंड करने के लिए 3 इक्वेशंस जो कि आप इन 3 कंडीशन से बना सकते हैं। ठीक, चलिए एक बार इस तरह से भी पहले प्रोसीड करके देख लेते हैं। सर्कल 2, 0 से पास कर रहा है, पास करा दीजिए, 0 हो गया, 0 फर्स्ट इक्वेशन। फिर रेडियस 5, तो रेडियस कैसे लिखते हैं आप, √g² + f² - c, ये 5 दिया, सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होता है, x एक्सिस पे 2√g² - c। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी दी, 6, ये थर्ड इक्वेशन। अब हमारे पास 3 अननोन एंड हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, तो इन 3 इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाए एंड जी एफ सी की वैल्यू फाइंड की जाए। ठीक, तो देखिए थर्ड इक्वेशन को देखिए, 2 कैंसिल आउट, 3 बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, तो g² - c की वैल्यू आ जाएगी 9। अब सेकेंड में पुट कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो g² - c इसको 9 पुट कर लीजिए तो जाएगा √9 + f² = 5। बोथ साइड स्क्वायर कर लीजिए, 9 + f² 25, तो f² की वैल्यू आ जाएगी 16, तो यहाँ से f की वैल्यू आ गई ±4। ठीक, क्लियर हुआ। अब ये f हो गया। अब इसको
जी स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू 9, यहाँ से आप सी को भी लिख सकते हैं जी स्क्वायर माइनस 9। इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। अब इसको पुट कर दीजिए इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये रही 4 प्लस सी को लिख सकते हैं आप जी स्क्वायर माइनस 9। तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा आपका जी स्क्वायर प्लस 4g एंड 4 माइनस 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक, विजिबल है। इसको फिर आप फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं g प्लस 5 g माइनस 1, तो सॉल्व करेंगे तो g की दो वैल्यूज आ जाएंगी एंड माइनस 5 एंड प्लस 1, ठीक, क्लियर है। अब हमको g की वैल्यूज पता है, f की वैल्यूज पता है, तो c हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस 9। तो अब क्योंकि g की दो वैल्यूज हैं, एक g की वैल्यू है -5 और एक g की वैल्यू है 1, तो दोनों के करस्पॉन्डिंग अलग अलग c मिलेगा। यहाँ से c की वैल्यू है जी स्क्वायर माइनस 9, तो जी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 9, यहाँ पे c हो जाएगा जी स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 9, ठीक। तो यहाँ पे c की वैल्यू आएगी 16, यहाँ पे c की वैल्यू आएगी -8। तो अगेन हमको c की दो वैल्यूज मिल गई, ठीक। अब बात यह है कि यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने सर्कल्स हमको मिलेंगे, ठीक। पहले तो एक बार प्रोसीजर देख लीजिए। तो प्रोसीजर में ऐसा कुछ बहुत खास नहीं है, आपको 3 कंडीशंस गिवन थी। जैसे हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, जनरल सर्किल एज्यूम करिए, 3 आपके पास अननोन है, 3 इक्वेशन बनाइए एंड फिर आपको उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है आपस में, है ना। तो सॉल्विंग प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। इसको एक बार स्टिल देख लीजिए, ठीक। अब बात यहाँ पर है कि हम यहाँ पर टोटल कितने सर्कल्स रिपोर्ट करेंगे। तो अब क्या है कि आप देख सकते हैं कि g और c एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं ना। तो g की वैल्यू जब -5 है तो उस केस में c 16 है, g की वैल्यू जब 1 है तो c की वैल्यू -8 है, तो 2 सर्कल्स तो ये अलग अलग हो गए। लेकिन साथ ही साथ f की वैल्यू +-4 है ना। अब f हमको ऐसा नहीं मिला था कि g की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए f था या c की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, मतलब f की ओवरऑल 2 वैल्यूज़ हैं +-4। तो ये हो गया कि एक बार f को +4 लेंगे तो ये दोनों केसेस g एंड c की वैल्यू, फिर एक बार f को आप -4 लेंगे तो फिर से ये दोनों केसेस। कहने का मतलब यहाँ पर आपको ओवरऑल 4 सर्कल्स मिलेंगे, है ना। f की वैल्यू आप +4 ले लीजिए, उसके बाद g ये वाला केस, c ये वाला केस, फिर +4 के लिए एक बार ये वाला केस g1 c -8, 2 सर्कल, फिर f को आप -4 लेंगे तो फिर अगेन 2 सर्कल्स। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में टोटल 4 सर्कल्स मिलेंगे। सर्कल 2,0 से पास कर रहा है, रेडियस 5 है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 6 है, ठीक, क्लियर हो। अब देखिए दूसरा तरीका, जरूर से नोट कर लेंगे, है ना। दूसरा तरीका एंड इस तरह के क्वेश्चंस में जो हम प्रेफर करते हैं वो सेकंड मेथड है। बजाय इक्वेशन बनाने के इसको ऑब्जर्व किया जाए डायग्राम बना करके। देखिए सर्किल है, कहीं पर आपका y एक्सिस होगा, ये मान लीजिए x एक्सिस है, पास कर रहा है 2,0 से, ठीक। एंड इंटरसेप्ट की लेंथ आपको दी है 6, ये लेंथ 6 है। अब ये लेंथ अगर 6 मान लीजिए y एक्सिस कहीं पर भी है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर ये लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 6 है तो ऑब्वियसली फिर यहाँ का कोऑर्डिनेट 8,0 होना चाहिए, है ना। और ये 2,0 लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट 6 है तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 8,0 होगा, ठीक। अब
इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे एंड ऑब्जर्व करेंगे। अभी हम लोग और क्वेश्चंस भी करेंगे इस तरीके की, कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए ताकि आप अगला क्वेश्चन खुद से इस तरह से ट्राई कर पाएँ। ये सर्कल के लिए कॉर्ड है एंड कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ही कहीं ना कहीं सेंटर लाई करेगा। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, x1 + x2/2, 2 + 8/2, 5,0, ठीक। तो ऑब्वियसली अगर ये वाला पॉइंट 5,0 है तो इस लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए x = 5, है ना, x = कांस्टेंट वाली लाइन। तो ऑब्वियसली इस लाइन पर कहीं पर भी सेंटर रहेगा, उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स हो गया 5। अब रेडियस कितना दिया है आपको, 5, है ना, रेडियस दिया है 5, ये टोटल लेंथ है 6, तो इसका आधा है 3, ये लेंथ है आपकी 3। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये 3 या हाइपोटेन्यूज 5, तो ये कितना होना चाहिए 4। यानी कि इस सेंटर का ये जो हाइट है यही इसका y कोऑर्डिनेट है, ये आ गया 4। क्लियर हुआ। 2,0 से पास कर रहा था, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एक्स एक्सिस पे 6 था, तो ये 8,0 हो गया। ये कॉर्ड है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे सेंटर लाई करेगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये मिड पॉइंट देख लिया 5,0, तो ये लाइन हो गई x = 5। इसी पे सेंटर लाई करेगा, तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट हो गया 5। इसके बाद क्योंकि रेडियस 5 है, ये 3 है ना, ये टोटल 6 था तो ये 3 हो गया, रेडियस 5 है, तो पाइथागोरस हमको दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस से हमको समझ में आ गया ये 3 हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 4 होना चाहिए। तो सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है वो 4 हो गया, ठीक। अब आपको सेंटर दिख रहा है यहाँ पे 5,4 और रेडियस आपको दिया है ये 5। सेंटर रेडियस फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, सर्कल रिपोर्ट कर लीजिए, ठीक। बट जब आप क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे थे इक्वेशंस बना करके, पहला वाला जो हमारा मेथड था, तो उसमें क्या है कि जितने पॉसिबल आंसर्स आने हैं वो सारे आपको ऑटोमेटिकली सॉल्व करके मिलेंगे। जैसे हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था कि 4 सर्कल बन रहे थे टोटल, ठीक। बट जब आप खुद से ऐसे डायग्राम बना करके प्रोसीड करेंगे तो इन केसेस में आपको खुद से ये सोचना होगा कि कितने सर्कल्स आप बना सकते हैं, क्योंकि आप जो डायग्राम बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आपको सर्कल मिल जाएगा। बट ऐसे और कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो अब आपको खुद से सोचना होगा। यहाँ पर आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा कि 4 सर्कल हैं। आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं तो जी की जितनी वैल्यूज आनी है, एफ की जो वैल्यूज आनी है, सी की जो वैल्यूज आनी है आपको मिल जाएंगे। आपको 2 सर्कल 4 सर्कल सारे मिलेंगे जितने आने हैं। बट जब आप खुद से डायग्राम बना के प्रोसीड करेंगे तो आपको इस तरह से, इस तरीके के प्रोसीजर में अब आपको खुद से सोचना होगा कि कौन कौन से या कितने सर्कल बन सकते हैं, एंड देन उन सबके करस्पॉन्डिंग आपको सेंटर रेडियस इस तरह से फाइंड करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि एक के लिए इतना काम उन्होंने किया है तो चारों में इतना काम करना पड़ेगा। एक अगर आपको क्लियर है और आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें बाकी केसेस किस तरह से बनेंगे तो बाकी आंसर ऑलमोस्ट आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखिए 4 केसेस कैसे बन रहे हैं। पहला तो ये कि एक सर्कल जो अभी हमने ऐसे बनाया, ये वाला डायग्राम, ठीक। तो दूसरा सर्कल भाई कंडीशन थी 2,0 से पास हो, इंटरसेप्ट की लेंथ 6 हो और रेडियस 5 हो। तो जो सर्कल अभी हमने ऊपर बनाया है ऐसा एक सर्कल हम नीचे बना सकते हैं, है ना। तो जो सर्कल नीचे की तरफ बनेगा एकदम सिमेट्री से आप कह सकते हैं कि इसका सेंटर अगर 5,4 आया है तो उसका सेंटर 5,-4 होगा, है ना। सिमेट्री से जो सर्कल नीचे बनेगा अगर इसका सेंटर 5,4 आया है तो जो सर्कल नीचे बन रहा है उसका सेंटर 5, सेम ऐसे नीचे बनेगा तो 5,-4 होगा। तो जो दूसरा सर्कल है उसका सेंटर 5,-4 हो जाएगा। रेडियस तो वही रहेगा, रेडियस तो पूरे क्वेश्चन में दिया ही है कि रेडियस 5 है तो वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सेंटर मिल गया। अब ये तो 2 केस हो गए। बाकी केसेस कैसे बने, आपने बोला कि सर्कल 2,0 से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट की लेंथ 6 है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि सर्कल इंटरसेप्ट पीछे की तरफ बना है। कहने का मतलब 2,0 और इससे 6 यूनिट पीछे, क्योंकि अभी जो सर्कल हमने बनाया है
जो हमने इंटरसेप्ट की लेंथ ली है वो 2,0 से आगे ली है 6 यूनिट। ऐसा भी तो हो सकता था कि सर्किल 2,0 से पीछे 6 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाए, सर्किल ऐसे बने जैसे यहाँ बनाया है। अब आपका वाई एक्सिस कुछ इधर होगा ऐसे, ये वाई एक्सिस है, ये इधर आपका एक्स एक्सिस है। तो अब अगेन इसमें भी बहुत कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, रेडियस हमको पता है, हमको केवल सेंटर का कोऑर्डिनेट देखना है, ठीक। तो इसका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, दिस प्लस दिस, 2 प्लस माइनस 4 -2/2 कितना हो गया, -1,0। तो ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल्स टू -1, ठीक। सेंटर का जो भी x कोऑर्डिनेट होगा वो -1 रहेगा, और ये हाइट सेम ही आएगी जितनी आएगी, है ना। अब जो सर्किल इसके पीछे की तरफ बनेगा, इस तरफ बनाएंगे, तो उसमें भी सेंटर के लिए हाइट सेम ही रहेगी, है ना। वो आप चाहे तो कैलकुलेशन से देख लीजिए, ये 3 होगा, ये हाइपोटेन्यूज 5 होगा, तो ये 4 होगा, तो -1,4, ठीक। और फिर वही चीज़ कि एक सर्किल ऊपर और एक सर्किल नीचे, तो अगर इसका सेंटर -1,4 है तो जो इसके नीचे सर्किल बनेगा उसका सेंटर -1,-4 होगा। तो सेंटर जो होगा वो -1,4 और देन 4 सर्किल के लिए -1,-4 ऐसे हो जाएगा। ये सेंटर, चारों सेंटर्स हो गए, रेडियस फिक्स्ड है 5, तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज़ करके फिर सारे सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है। तो हमको डायग्राम वाइज भी ये वाली बात क्लियर होनी चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन में जो सर्किल बन रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे किस तरीके से बन रहे हैं, है ना। तो एक बार हम फिर से बता देते हैं, 2,0 से पास कर रहा है और इंटरसेप्ट की लेंथ 6 है, तो इंटरसेप्ट इधर भी बना सकता था सर्किल, इधर भी बना सकता था, ठीक। फिर अगर इंटरसेप्ट इधर भी है तो सर्किल ऊपर की तरफ भी हो सकता है, सर्किल नीचे की तरफ भी हो सकता है। सेम इस केस में इंटरसेप्ट अगर इधर है तो सर्किल आप ऊपर भी बना सकते हैं, सर्किल आप नीचे भी बना सकते हैं। तो ओवरऑल आपको 4 सर्कल्स मिलेंगे। 2,0 से पास करे, इंटरसेप्ट की लेंथ 6 एंड रेडियस सबका बराबर है 5। आई थिंक सारा डिस्कशन क्लियर होना चाहिए। चलिए अब इस तरीके का क्वेश्चन आप खुद से करिए, इक्वेशन बनाइए, उस तरह से भी करिए एंड फिर एक बार डायग्राम से भी ऑब्जर्व करिए, आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखिए। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है कि 4 सर्कल कैसे बने, कैसे सेंटर रेडियस देखा है हमने, तो एक बार वापस से इतना पार्ट फिर से देख लेंगे, है ना, ये एकदम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद ही अगला क्वेश्चन खुद से प्रोसीड करेंगे। लिखिए, फाइंड equation of circle which touches y-axis. Find equation of circle which touches y-axis at 0,3, which touches y-axis at 0,3 and having radius 7, which touches y-axis at 0,3 and having radius 7। चलिए अब ये इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए, वैसे भी करिए एंड एक बार डायग्राम बना करके उस तरह से भी एक बार खुद से प्रोसीड करिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन में दिया है कि सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है दिस पॉइंट। तो अगर सर्कल वाई एक्सिस को टच कर रहा है उस पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली उस पॉइंट से पास करेगा, ठीक। तो x² y² 2gx 2fy प्लस c = 0 इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब ऑब्वियसली इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो पहले तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करा दीजिए, 0 9 फिर 0 6f प्लस c = 0। फर्स्ट इक्वेशन। रेडियस दिया है 7,
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये दिया है 7। एंड जो ये दिया था इसमें बोला गया कि सर्किल टचेज वाई एक्सिस एट दिस पॉइंट। तो सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो यानी कि वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ विल बी 0, है ना। ये चीज़ कंडीशन में लिखवाया भी था कि अगर जी स्क्वायर माइनस सी 0 है तो सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अगर सेम उसी तरह से एफ स्क्वायर माइनस सी 0 हुआ तो सर्किल वाई एक्सिस को टच करेगा। तो अगर इस पॉइंट पे दिया है कि सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका मतलब वाई एक्सिस पर जो हम लोग इंटरसेप्ट की लेंथ लिखते हैं वो 0 होनी चाहिए। अब जनरली जब इक्वेशन बनाते हैं तो यही वाली इक्वेशन नहीं बना पाते हैं, है ना। तो क्लियर होना चाहिए। 0,3 पे टच कर रहा है तो 0,3 से पास करेगा, रेडियस दिया है एंड क्योंकि टच कर रहा है तो वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ 0। अब थर्ड से आप देख सकते हैं एफ स्क्वायर माइनस सी 0 आ गया। अब एफ स्क्वायर माइनस सी यहाँ 0 पुट कर दीजिए तो अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर 7 आ गया, है ना। यानी कि मॉड ऑफ जी आपको 7 मिल गया, मतलब जी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 7। एफ स्क्वायर माइनस सी 0 है थर्ड इक्वेशन से, तो एफ स्क्वायर माइनस सी 0 का मतलब हो गया एफ स्क्वायर इक्वल्स टू सी। ठीक, अब ये पुट कर दिया जाए फर्स्ट इक्वेशन में, यहां लिख दे रहे हैं हम। ठीक, सी की जगह पर आप एफ स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट देखिए तो 9 प्लस 6 एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो बन गया एफ प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, यानी कि f की एक वैल्यू आ गई -3। f अगर -3 आ गया तो f स्क्वायर c के बराबर है, तो f स्क्वायर यानी कि स्क्वायर हो गया 9, ये आपका हो गया c। तो f की वैल्यू आ गई -3, c की वैल्यू हो गई 9 एंड g आपको मिल गया ±7। ठीक, तो कितने सर्कल्स बने? g की 2 वैल्यूज हैं और f एंड c की एक वैल्यू है। ठीक, f c आपस में रिलेटेड है बट हमको f की एक ही वैल्यू मिली इसलिए हमको c की एक वैल्यू मिली। जैसे पिछले क्वेश्चन में c जो था वो g स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा था, तो g की 2 वैल्यूज आई थी तो वहाँ से c की भी 2 वैल्यूज आई थी, बट यहाँ पर क्योंकि f की एक ही वैल्यू आई तो c की भी एक ही वैल्यू है। तो एक बार g को +7 लेंगे f और c एक सर्किल, फिर g को -7 लेंगे f एंड c, ये आपका दूसरा सर्किल। क्लियर है ना। कहने का मतलब ये चीज़ तो अब आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि इस तरह के जो भी क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको कोई भी 3 कंडीशंस दी हैं किसी भी फॉर्म में आपको गिवन है, तो एक तरीका जब आपको अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो ये तरीका तो आप हमेशा अप्लाई करके आंसर तक पहुँच सकते हैं कि सर्किल मानिए, 3 इक्वेशन बनाइए, सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका कि इसको हम लोग XY प्लेन में बना करके डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा ऑब्जर्व किया जाए। देखिए सर्किल y एक्सिस को टच कर रहा है एट पॉइंट 0,3, एक्स एक्सिस कहीं पर भी हो, ये y एक्सिस है एंड इसका रेडियस कितना दिया है 7। ठीक, देखिए ये पॉइंट है आपका 0,3, अगर इसका रेडियस 7 है, देखिए ये चीज़ हम लोग समझते हैं कि जैसे सर्किल में ये टैंजेंट है, कोई भी लाइन जो सर्किल को टच करे वो टैंजेंट है। ठीक, एंड अगर सेंटर से हम इस पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ऐसे ज्वाइन करें तो ये परपेंडिकुलर होगा। इसको उल्टा कह दीजिए, टैंजेंट का इसको बोला गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये टैंजेंट है, टैंजेंट हम लोग समझते हैं, तो सर्किल के जिस पॉइंट पर ये टैंजेंट है तो इस पॉइंट को बोला गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो जो टैंजेंट है इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये हमेशा सेंटर से पास करेगा।
इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो आप ऑब्जर्व करिए, तो ये टैंजेंट है क्योंकि सर्किल इस लाइन को टच कर रही है, तो ये टैंजेंट हो गया, ये इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया 0,3। तो टैंजेंट के परपेंडिकुलर अगर हम कोई लाइन बनाएं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, तो ये सेंटर से पास करेगी और हमको रेडियस दिया है 7। तो अब क्योंकि ये वाई एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गई, और ये अगर 7 है तो फिर इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 7 होना चाहिए। भाई किसी भी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कैसे देखते हैं, ये लेंथ उसका एक्स कोऑर्डिनेट और ये हाइट उसका वाई कोऑर्डिनेट, तो ये 7 होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट, एंड यही हाइट वाई कोऑर्डिनेट है, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ ये हाइट और ये हाइट सेम है, तो ये अगर 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, तो इसका मतलब सेंटर होना चाहिए 7,3। ठीक, अब अगेन जैसे मैंने बोला कि जब भी आप डायग्राम बना के ऑब्जर्व करेंगे तो कितने सर्किल बन सकते हैं वो आपको खुद से सोचना होगा। तो अब सोचिए कि 0,3 पर वाई एक्सिस को टच करने वाला और 7 रेडियस के आप कितने सर्किल बना सकते हैं, तो 2 सर्किल बना सकते हैं, एक सर्किल सेम इस तरफ। अब सिमेट्री से अगर इसका सेंटर आ गया 7,3 तो इसका सेंटर आना चाहिए -7,3। तो सिमेट्री से देख सकते हैं, है ना, एक सर्किल वाई एक्सिस के इधर बन रहा है, दूसरा इधर बन रहा है, तो इसका अगर 7,3 आया है तो इसका -7,3 हो जाएगा। तो सेंटर आपका प्लस या -7,3 होगा, रेडियस से दिए गए, सेंटर रेडियस पता है, सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, ठीक, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इस केस में जैसे हमने देखा डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करना काफ़ी आसान था, है ना। डायरेक्टली हमको सेंटर एंड रेडियस हमको क्वेश्चन में दिया ही था, डायरेक्टली हमको सेंटर रेडियस मिल गया, इक्वेशन लिख सकते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच टचेज, find equation of circle which touches both the coordinate axis, which touches both the coordinate axis and whose center lies on the line and whose center lies on the line 2x plus y minus 3 equals to 0, and whose center lies on the line 2x plus y minus 3 equals to 0। ठीक, अब अगेन हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। सर्किल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब सर्किल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है पहली कंडीशन, सर्किल वाई एक्सिस को टच कर रहा है ये सेकंड कंडीशन, एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन, तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा थर्ड कंडीशन। 3 अननोन 3 इक्वेशन, एक तो ये तरीका हो गया इसको सॉल्व करने का। चलिए तो पहले एक बार तीनों इक्वेशन लिख सकते हैं मेरे ख्याल से आप खुद से भी। तो पहला तरीका ये रहा कि सर्किल अज्यूम किया जाए, चलिए तीनों इक्वेशन कौन कौन सी लिखनी है आपको क्लियर होना चाहिए। तीनों इक्वेशन लिखिए, उसको सॉल्व करिए एंड एक बार खुद से फाइनल आंसर लिखिए, कितने सर्किल बन रहे हैं एक बार देखिए, एंड देन एक बार इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू अप्रोच किया जाएगा। चलिए देखिए, सर्किल टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट की लेंथ 0, फर्स्ट इक्वेशन। सर्किल टचेस अगेन वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है, दिया टचेस बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर भी इंटरसेप्ट की लेंथ 0, एंड सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर क्या होता था -g, -f, तो 2 टाइम्स -g -f -3 इक्वल्स टू 0। ठीक,
अब ये हमारे पास 3 अननोन, 3 इक्वेशंस, इनको सॉल्व किया जाए। ठीक, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, यहाँ से मिल जाएगा c इज इक्वल टू एफ स्क्वायर। ठीक है ना, जी स्क्वायर माइनस सी 0, तो स्क्वायर कर लीजिए, जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी, एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी, एंड यहाँ से आपको मिलेगा 2g प्लस एफ प्लस सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व किया जाए। ठीक, तो क्या करेंगे, c अगर जी स्क्वायर एफ स्क्वायर के बराबर है तो आप यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, या फिर आप कह सकते हैं बोथ साइड अंडर रूल, तो जी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस एफ। ठीक, तो जी की जगह प्लस माइनस एफ पुट कर दीजिए, तो प्लस माइनस 2f प्लस एफ प्लस 3 इक्वल्स टू 0, है ना, ये बात क्लियर होनी चाहिए। c जी स्क्वायर के बराबर है, c एफ स्क्वायर के बराबर है, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर है, यानी कि g इक्वल्स टू प्लस माइनस एफ, तो g की जगह प्लस माइनस एफ हमने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक, अब जब आप इस इक्वेशन को प्लस साइन के लिए सॉल्व करते हैं तो 2f प्लस एफ, 3f प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो f की वैल्यू आएगी -1। ठीक, और जब माइनस साइन के लिए सॉल्व करेंगे तो -2f प्लस एफ, माइनस एफ प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो f की वैल्यू आएगी 3। ठीक, क्लियर हो गया। अब f को जब हम -1 लेंगे तो यहां से आपको g प्लस माइनस एफ प्लस -1 मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में चीज़ इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। एंड जब f को 3 लेंगे तो g की वैल्यू प्लस माइनस 3 मिलेगी। ठीक, बट एक रिलेशन है कि 2 टाइम्स g प्लस एफ प्लस 3 0 होना चाहिए। ठीक, तो जब आप या इसको ऐसे कह लीजिए, इस रिलेशन से आप ये देख सकते हैं कि जो g होगा वो -3 माइनस एफ बाई 2 के बराबर होगा। तो जब अब अगर आप यहाँ से ऑब्जर्व करिए तो आप कहेंगे कि टोटल 4 सर्कल बन रहे हैं, है ना। अब g की वैल्यू प्लस -1 है ना, तो g की वैल्यू +1 के लिए f की एक वैल्यू, फिर -1 के लिए एक वैल्यू, और जो g स्क्वायर होगा वो आपका c के बराबर आ जाएगा। तो g एफ सी, है ना, यहाँ पर आपको 2 सर्कल यहाँ से दिख रहे हैं, है ना, एक प्लस वैल्यू के लिए +1 लीजिए, f को -1 लीजिए, और c आपका g स्क्वायर यानी कि 1 आ जाएगा। तो ये +1, ये -1 और 1, फिर -1 लेंगे तो उसकी करस्पॉन्डिंग अगेन, तो 2 सर्कल यहाँ से, 2 सर्कल यहाँ से, 4 सर्कल। लेकिन एक रिलेशन हमारे पास f और g में ये भी है, तो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अब क्या होगा कि अगर आप देखिए तो g जो होगा वो -3 माइनस एफ, तो f अगर -1 है तो -3 माइनस ऑफ -1 +1 -2/2, तो g की वैल्यू आप केवल यहाँ पर -1 ही कंसिडर कर सकते हैं, +1 कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो जब लोग इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन में गलती यहीं पे करते हैं कि 4 सर्कल रिपोर्ट करते हैं, बट g की जो दूसरी वैल्यू है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन भी है। अगर आप इस वाले रिलेशन से देखेंगे g प्लस माइनस एफ, तो आपको 4 सर्कल मिलेंगे, बट एक रिलेशन ये भी तो है भाई, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने के लिए आप देखेंगे f की एक वैल्यू के लिए g की एक ही वैल्यू मिलेगी। जैसे f3 अगर है तो f को अगर आप 3 लेंगे तो -3 माइनस 3 -6/2, g की वैल्यू -3 आएगी। क्लियर हो। एंड c जो होगा वो g स्क्वायर के बराबर होगा, तो इस केस में c आ जाएगा 1, इस केस में c आ जाएगा 9। तो आपके पास ओवरऑल एक जी एफ सी ये है और एक जी एफ सी का पेयर ये है, तो आपको ओवरऑल 2 ही सर्कल मिलेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगेन 3 इक्वेशन बना करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। सी जी स्क्वायर के बराबर, सी एफ स्क्वायर के बराबर, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर बराबर, तो जी प्लस माइनस एफ, जी को प्लस माइनस एफ पुट करके एफ की 2 वैल्यूज फाइंड करें। फिर अगर आप यहाँ से देखेंगे g प्लस माइनस एफ, तो आपको 2 केसेस मिलेंगे, लेकिन एक रिलेशन ये भी है यहाँ से g इक्वल्स टू -f माइनस 3/2, तो f की किसी भी एक वैल्यू के लिए आपको g की एक ही वैल्यू मिलेगी। ठीक, तो दूसरी वाली वैल्यू जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। चेक कर लीजिए एक बार।
ठीक है। तो ओवरऑल हमको 2 सर्किल मिले, तो हमको GFC मिल गया, हम लिख सकते हैं। ये वाली बात हो गई 3 अननोन 3 इक्वेशन। अब देखिए अब क्वेश्चन में जैसे दिया है कि सर्किल का सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस पर बाद में आएंगे, बट सर्किल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको देख लेंगे एंड प्रॉपर्ली सारी चीज़ें नोट करेंगे ही कॉपी में। कोई भी सर्किल अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक, एंड लेट्स से उसका रेडियस r है, तो ऐसा सर्किल आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बना सकते हैं, एक ऐसा सर्किल आप सेम सेकंड क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है, या सर्किल फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है, ठीक। ऐसा सर्किल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करे, है ना। वैसे चारों क्वाड्रेंट में हमको सर्किल मिल सकते हैं। अब अगर इस सर्किल का रेडियस r है, तो हम आपसे पूछें कि इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर इसका रेडियस r है तो ये भी लेंथ r है, ये हाइट भी r है, तो इसका जो सेंटर होना चाहिए वो r, r होना चाहिए। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो जो सर्किल है इसका सेंटर, लेंथ तो ये भी r रहेगी, हाइट ये भी r, बट ये लेंथ r है, बट ये है ना नेगेटिव x है, तो ये -r, इसका सेंटर -r, r होना चाहिए। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इस सर्किल का सेंटर -r, r होना चाहिए। एंड अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो इसका जो सेंटर होना चाहिए वो r, r होना चाहिए, जहां पर where r is the radius। तो कोई भी ऐसा सर्किल जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, उसका सेंटर हमेशा इस फॉर्म में ही होगा, हमेशा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में है तो r, r, सेकेंड में है तो -r, r, थर्ड में है तो -r, r, एंड फोर्थ में है तो r, r, बट जो सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा वो इसी फॉर्म में होगा, ठीक। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया कि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो क्या किया जाए, एक बार चारों केसेस के लिए r की वैल्यू फाइंड कर ली जाए। कहने का मतलब हमको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर होगा r, r, तो अगर सेंटर दिया इस लाइन पे लाई कर रहा है तो पुट कर देते हैं, तो 2r + r - 3 = 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक। r की वैल्यू आ गई, और हमको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सेंटर क्या होता है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट होता है r, r, तो ये सेंटर, ये रेडियस, सर्किल आ गया, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर क्या होगा, -r, r, पुट कर देते हैं, तो 2 × -r, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए -r, r, ठीक। तो यहाँ से r की वैल्यू आएगी -3, बट r तो रेडियस है, क्या r कभी नेगेटिव आ सकता है, नहीं, यानी कि ये केस पॉसिबल नहीं है। r तो आपने रेडियस माना है ना, तभी तो आपने कहा ये r, r, ये -r, r इस तरह से लिखा है, तो r रेडियस है, ऑब्वियसली r रेडियस है, मतलब r हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो r अगर हमको किसी केस में नेगेटिव मिल रहा है तो फिर वो केस एक्सेप्टेबल नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए -r, r पुट कर दीजिए, -2r, -r, -3 = 0, तो यहाँ से -3r = -3, r की वैल्यू -1, अगेन नेगेटिव, पॉसिबल नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे सेंटर होगा r, r, पुट कर लेते हैं, 2r -r - 3 = 0, यहाँ पे r की वैल्यू आ गई 3, ये पॉजिटिव है, ये एक्सेप्टेबल है। एंड क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं तो सेंटर होगा r, r, ये आपका सेंटर हो गया।
तो जब उन्होंने मैथमेटिकली सॉल्व किया था तो हमको 2 सर्कल मिल रहे थे। तो यहाँ भी हमारे पास 2 सर्कल्स हैं, एक का सेंटर 3, -3 और रेडियस 3, एक का सेंटर 1, 1 रेडियस 1। ठीक, फिर से एक बार हम इसको बोल देते हैं। ऐसा सर्कल, ऐसा कोई भी सर्कल जो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करेगा तो उसका सेंटर हमेशा इस फॉर्म में ही हो सकता है, +-r, +-r, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से क्वाड्रेंट में सर्कल लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोनों पॉजिटिव होगा, r, सेकंड में है तो -r, थर्ड में है तो -r, फोर्थ में है तो r, ऐसे। अब हमको दिया था कि सर्कल दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, तो या फर्स्ट में हो सकता है, या सेकंड में हो सकता है, या थर्ड में हो सकता है, या फोर्थ में हो सकता है। ये भी दिया था कि सेंटर इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो हर क्वाड्रेंट के लिए हमको सेंटर पता है कैसा है, तो सेंटर हमने इसमें सेटिस्फाई करा दिया। ठीक, तो सेंटर पुट करते जाइए, आर फाइंड करते जाइए। आर क्योंकि रेडियस है, सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ बहुत खास नहीं है। आर क्योंकि रेडियस है तो हमको पता है कि आर पॉजिटिव आना चाहिए, तो अगर कहीं पर भी आर नेगेटिव आ रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आर की वैल्यू 1 है, एंड क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसमें सेंटर होगा r, 1, 1। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में r की वैल्यू आ गई थी, r की वैल्यू आई थी 3, तो r अगर 3 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 3, -3। तो हर क्वाड्रेंट वाइज जो भी सेंटर था, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए r, पुट कर दिया, r फाइंड कर लिया, सेकंड के लिए -r, पुट किया, थर्ड के लिए -r, पुट किया, फोर्थ के लिए r, -r पुट किया, एंड हर केस के लिए सॉल्व किया। r जो पॉजिटिव आएगा वही एक्सेप्टेबल होगा, अगर r नेगेटिव आ रहा है तो ऐसी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लिए बात फिर हो गई। ठीक, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए इसमें। अब जो भी टॉपिक्स हैं इसमें, अब सर्कल में अभी सारे कुछ बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको डिस्कस करते जा रहे हैं, देखते जाइए। सिंपल चीज़ें, जैसे हेडिंग लिखिए, इसके बाद नॉर्मल। ठीक, तो अब सबसे पहले तो किसी भी कर्व के लिए नॉर्मल कैसे डिफाइन किया गया। जैसे मान लीजिए ये कोई कर्व है, ठीक, और कोई हमसे बोले कि इसके इस पॉइंट पर आप नॉर्मल बनाइए, नॉर्मल ड्रॉ करिए। ठीक, टैंजेंट तो हम लोग समझते हैं, टैंजेंट वो लाइन जो कर्व को उसी पॉइंट पे टच करते हुए पास करे, ये टैंजेंट है। ठीक, तो नॉर्मल कैसे डिफाइन किया गया, बोला गया कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल चाहिए, कर्व के किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, तो पहले वहाँ पे टैंजेंट बना लीजिए। ठीक, एंड अब इसी पॉइंट से पास करती हुई लाइन बना दीजिए जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो। ये तो ये उस कर्व का नॉर्मल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। किसी भी कर्व में, कोई भी कर्व आपको दिया हो, उसके किसी पॉइंट पे आपसे बोला जाए कि यहाँ पे चलिए नॉर्मल बनाइए, तो पहले आप इस पॉइंट पर टैंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, फिर इसी पॉइंट से पास करती हुई लाइन जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ये उस कर्व का नॉर्मल हो जाएगा एट दैट पॉइंट। बात समझ? नॉर्मल कैसे डिफाइन किया गया कि जिस पॉइंट पर नॉर्मल बनाना है पहले वहाँ पे टैंजेंट बना लीजिए, फिर उसी पॉइंट से पास करती हुई लाइन बना दीजिए जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर हो, तो वो नॉर्मल होगा। इतनी बात क्लियर होगी। अब अगर हमको कोई सर्कल दिया हो और हमसे बोला जाए कि सर्कल के किसी पॉइंट पे नॉर्मल बनाइए, किसी भी पॉइंट पे, तो आप पहले वहाँ पर टैंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर आप उस पॉइंट से एक लाइन बनाएंगे जो टैंजेंट के परपेंडिकुलर। ठीक, तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करी थी कि ये जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, अगर हम इससे कोई लाइन बनाएंगे टैंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये हमेशा सर्कल के सेंटर से पास करेगी। तो अब
इसको हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आप सर्किल के सेंटर से पास करती हुई कोई भी लाइन ड्रॉ करिए, कोई भी लाइन, आप कहीं पर कोई भी लाइन बना लीजिए, तो वो जो लाइन होगी वो सर्किल के लिए ज़रूर से नॉर्मल होगी, है ना। इसको रिवर्स ऑब्जर्व, जैसे ये लाइन है, तो ये लाइन जहाँ पे सर्किल को मीट कर रही है वहाँ पे जब आप टेंजेंट बनाएंगे तो इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, तो फिर ये लाइन ऑब्वियसली सर्किल के लिए नॉर्मल हो गई। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी से पास करने वाली लाइन और टेंजेंट के परपेंडिकुलर, यही नॉर्मल की डेफिनेशन है। तो सर्किल में ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास करे वो सर्किल के लिए नॉर्मल है। एक लाइन लिख लीजिए। तो सर्किल के लिए तो नॉर्मल ऑब्जर्व करना बहुत आसान है। हम आपको सर्किल दे दें और कोई लाइन दे दें और आपसे पूछें कि बताइए ये लाइन उसके लिए नॉर्मल है कि नहीं, तो बस आपको देख लेना होगा कि वो लाइन सर्किल के सेंटर से पास कर रही है या नहीं, है ना। एक लाइन लिख लीजिए। एनी लाइन passing through center of the circle, any line passing through center of the circle is a normal. Any line passing through center of the circle is a normal for that circle, is a normal for that circle, ठीक। जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3x plus 4y plus lambda equals to 0. Find the value of lambda for which 3x plus 4y plus lambda equals to 0 is a normal to the circle, is a normal to the circle is a normal to the circle x square plus y square plus 6x minus 8y minus 3 equals to 0. ये लाइन इसके लिए नॉर्मल हो जाए, इसके लिए लैम्डा बताइए। चलिए करिए, सिंपल क्वेश्चन है। नॉर्मल है तो सेंटर से लाइन पास करेगी, इसका सेंटर निकालिए, पास करा दीजिए, लैम्डा फाइंड करिए। चलिए तो इस सर्किल का सेंटर कहाँ पर है, -3,4। अगर इस लाइन को नॉर्मल होना है तो सेंटर से पास करनी चाहिए, सेंटर सेटिस्फाई करना चाहिए, पुट कर दीजिए। (16 - 9 7, लैम्डा इक्वल्स टू -7। सिंपल क्वेश्चन है ना। तो नॉर्मल में कुछ खास है भी नहीं, बस आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी लाइन सर्किल के लिए नॉर्मल है। तो ऐसी कोई भी लाइन जो सर्किल के सेंटर से पास कर जाए वो सर्किल के लिए ज़रूर से नॉर्मल होगी, इतनी सी बात, ठीक। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट, ठीक। अब अगर हमको कोई सर्कल गिवन है और कोई पॉइंट हमको गिवन है, ठीक, तो पॉइंट सर्कल के बाहर भी हो सकता है, वो पॉइंट सर्कल के अंदर भी हो सकता है, सर्कल पर भी लाई कर सकता है। तो कैसे देखेंगे कि वो पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है ना, रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। अब देखिए स्ट्रेट लाइंस में जब हम लोगों ने डिस्कस किया था 2 पॉइंट्स का रिलेटिव पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू लाइन, तो हम लोगों ने पॉजिटिव नेगेटिव रीजन के बारे में बात करी थी और फिर हम लोगों ने बोला था कि दोनों पॉइंट्स अगर एक तरफ हैं तो पुट करने पर सेम साइन आना चाहिए, सेम रीजन में होंगे, उस तरह से। तो अब यहाँ पर भी हम लोग इसको रीजन के कंसेप्ट से करते हैं। कैसे देखिए, जैसे मान लीजिए सर्कल की इक्वेशन ये है, x - अल्फा स्क्वायर
इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ऐसे लिख लिया हमने। ठीक, तो सर्किल का सेंटर है अल्फा कॉमा बीटा, ये हमने जनरल सर्किल लिख दिया जिसका सेंटर अल्फा कॉमा बीटा और रेडियस आर है। ठीक, अब ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस करी थी कि कोई भी कर्व है उसके किसी एक तरफ का रीजन पॉजिटिव होगा, एक तरफ का रीजन नेगेटिव होगा, और कैसे चेक करते हैं, तो किसी एक तरफ का कोई भी एक पॉइंट पुट कर दिया जाए और देख लिया जाए कैसा आ रहा है। तो जैसे ये सर्किल है, ठीक, तो जनरल सर्किल लिखा है जिसका सेंटर अल्फा बीटा है, रेडियस आर है। सर्किल के अंदर का रीजन मान लीजिए हमको चेक करना है ये कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक, तो आप अल्फा कॉमा बीटा हमको पता है, सर्किल के अंदर भाई सेंटर तो हमेशा अंदर लाई करेगा, तो सर्किल के अंदर का एक पॉइंट हमको पता है अल्फा कॉमा बीटा, वो इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे हम इसमें अल्फा कॉमा बीटा पुट करेंगे ये बन जाएगा ऐसा 0 + 0 - आर स्क्वायर, जो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी सर्किल के लिए इसके अंदर वाला जो रीजन होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, तो फिर ऑटोमेटिकली जो बाहर वाला रीजन होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। एंड हमको पता है कि कर्व की जो बाउंड्री है वो एग्जैक्ट 0 रीजन है। मतलब अगर हमको कोई भी पॉइंट देखना है कि वो पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है, तो उस पॉइंट को सर्किल में पुट कर दिया जाए। पुट करने पर पॉजिटिव आ गया, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो सर्किल के बाहर लाई करेगा। तो ये डिस्कशन अभी हम लोग का जनरल है, तो किसी भी सर्किल के लिए, तो जनरल सर्किल लिखा है, किसी भी सर्किल में जब आप अल्फा कॉमा बीटा पुट करेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब किसी भी सर्किल के लिए उसका अंदर वाला जो रीजन है वो आपका नेगेटिव हो गया। तो अगर अंदर वाला रीजन ये नेगेटिव हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली जो बाहर वाला रीजन है वो पॉजिटिव हो गया। तो अब बाहर का कोई भी पॉइंट पुट कर रहे होंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और अंदर का कोई भी पॉइंट पुट करेंगे तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब अगर हमको देखना है कि पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, पॉइंट सर्किल के अंदर है कि बाहर है, तो सिंपली हमको क्या कर देना होगा, उस पॉइंट को हमको सेटिस्फाई करा देना है। पॉजिटिव आ गया तो सर्किल के बाहर लाई करेगा, नेगेटिव आ गया तो पॉइंट जो होगा वो सर्किल के अंदर लाई करेगा। क्लियर हो गया, ये वाली चीज़ क्लियर होगी। ठीक, तो इसको बस आपको ये डायग्राम बना लीजिए कॉपी में, एंड याद रखेंगे किसी भी सर्किल के लिए बाहर वाला रीजन पॉजिटिव है, अंदर वाला रीजन नेगेटिव है। एंड ऑब्वियसली पॉइंट अगर कर्व पे लाई कर रहा होगा तो सेटिस्फाई करने पे 0 दे देगा, क्योंकि किसी भी कर्व की जो बाउंड्री होती है वो होता है एग्जैक्ट 0 रीजन। ये 0 रीजन है, अंदर वाला रीजन नेगेटिव, बाहर वाला रीजन पॉजिटिव। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड number of integral coordinates, ऐसे लिखिए, find number of points, find number of points with integral coordinates, find number of points with integral coordinates which lie inside the circle, find number of points with integral coordinates which lie inside the circle x square plus y square equals to 25। अब देखिए, आपको एक सर्कल दिया है, इसका सेंटर कहाँ है ना, ये इस फॉर्म में x माइनस अल्फा स्क्वायर y माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, यानी कि इसका सेंटर है 0,0 और इसका रेडियस है 5। ठीक, सर्कल हो गया जिसका सेंटर होगा 0,0 पर, जिसका रेडियस हो गया 5, तो ये हो गया 5,0 हो गया 0,5 माइनस 5,0 0,-5। अब हमको बताने हैं कि इस सर्किल के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया एक ऐसा पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो एंड जिसका y कोऑर्डिनेट भी इंटीजर हो, है ना, जैसे 2,3 -5,7 10,-10, है ना, ऐसा कोऑर्डिनेट जिसका x एंड y एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट जिसका दोनों इंटीजर हो, ऐसे पॉइंट को बोला गया इंटीग्रल पॉइंट या इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। ठीक, तो अब हमको फाइंड करना है कि इस सर्किल के अंदर ऐसे कितने पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
1,1 हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्किल के अंदर आएगा, 1,2 अंदर रहेगा, है ना। तो ऐसे टोटल कितने पॉइंट्स हैं ये हमको ऑब्जर्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन क्लियर है। सर्कल सेंटर 0,0 रेडियस 5 है एंड कितने ऐसे पॉइंट्स टोटल हैं इसके अंदर जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीग्रल हैं, पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट। इंटीग्रल कोऑर्डिनेट का मतलब क्लियर होना चाहिए, ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों इंटीजर है। तो चलिए एक बार खुद से ट्राई करिए इसको ऑब्जर्व करने की, फिर इसको देखते हैं। पहले एक बार खुद से ट्राई करिए। देखिए इस सर्किल को हमने ऐसे लिख लिया, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन बाय ऑब्जर्वेशन से ही करेंगे हम लोग, है ना। प्लेन काउंटिंग ही है बट उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग सोच सकते हैं। जैसे हम क्या कर रहे हैं, इस क्वाड्रेंट में कितने ऐसे पॉइंट्स हैं ये काउंट कर लेते हैं, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, फिर एक्सिस वाले पॉइंट्स अलग से काउंट करेंगे। हमें सर्किल के अंदर देखना है टोटल कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है। तो सिमेट्रिकल है ना ये, तो जितने यहाँ आएंगे, जैसे मान लीजिए 1,1 इधर है तो -1,1 -1, -1, चारों ही पॉइंट्स हो जाएंगे जिनके कोऑर्डिनेट इंटीग्रल होंगे। तो एक क्वाड्रेंट में काउंट करके पहले उसका 4 टाइम्स कर लेते हैं। तो देखिए 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, बट 5,1 बाहर चला जाएगा। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट के लिए कंफ्यूजन लगे, जैसे आपको लगे कि अरे 4,1 अंदर आएगा कि नहीं आएगा, तो पुट कर लीजिए 4,1 और देख लीजिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अभी हमने डिस्कस किया कि पुट करने पर पॉजिटिव आएगा तो बाहर होगा, नेगेटिव आएगा तो अंदर आएगा। तो 16 + 1 17 - 25 नेगेटिव, यानी कि 4,1 अंदर ही है, ठीक। लेकिन अगर आप 5,1 देखेंगे तो 25 + 1 का स्क्वायर, है ना, 5,1 के लिए दिस -25, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव आने का मतलब हो गया कि 5,1 बाहर चला गया, ठीक। तो ये 4 पॉइंट्स हो गए। फिर 1,2, 2,2, 3,2, 4,2, मान लीजिए आपको डाउट है तो पुट कर लीजिए 4, 2, 16, 4, 20 - 25 नेगेटिव, 4,2 भी अंदर ही है ना। फिर 5,2 अगेन बाहर आएगा, 1,3, 2,3, 3,3, 4,3। अब जैसे आप 4,3 पुट करेंगे तो 4,3 आप देखेंगे सर्किल पर लाई कर रहा है। तो हमको काउंट करना था नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्किल। अब क्वेश्चन में बोला होता कि पॉइंट्स इनसाइड और ऑन द सर्किल, ऑन द सर्किल वाले भी पॉइंट्स हमको काउंट करने होते, तो हम 4,3 को कंसिडर करते। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ 4, ये 4 तीन ही पॉइंट्स वाले, ठीक। 1,4, 2,4, अगेन 3,4, जैसे 4,3 लाई कर रहा है वैसे 3,4 भी सर्किल पर लाई कर जाएगा। तो 3,4 भी हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक। फिर 1,5, अब 1,5, 2,5 ये सारे पॉइंट्स बाहर हो जाएंगे, ठीक। आप पुट करके देख सकते हैं। तो कितने पॉइंट्स, 4, 4, 8, है ना। ये 1,4 था, 2,4, 3,4 बाहर हो गया, 4,4 भी बाहर आ जाएगा, सारे बाहर। तो 4, 4, 8, 3, 11 और 13, ठीक। देख लीजिएगा 13 पॉइंट्स, ठीक। 13, 13, 13, 13, तो चारों क्वाड्रेंट्स में टोटल हो गए 13 × 4, इतने पॉइंट्स हो गए पहले। तो इसके अलावा अभी एक्सिस पर पॉइंट्स हमने नहीं काउंट किए हैं। 1,0 ये भी तो सर्किल के अंदर है, 2,0, 3,0, ठीक। 4,0, 5,0 नहीं लेंगे क्योंकि वो सर्किल पर आ रहा है। तो 4 पॉइंट्स ये, तो 4 इधर, तो 4 इधर, 4 इस एक्सिस पे, 4 इस एक्सिस पे, 16 पॉइंट्स और हो गए, ठीक। इसके अलावा ओरिजिन 0,0 भाई, इसके भी तो कोऑर्डिनेट इंटीग्रल है, 1 पॉइंट वो हो गया। क्लियर हुआ। 13 पॉइंट क्वाड्रेंट में आ गए थे, 13, 13, 13 इस तरह से 52 हो गए।
फिर एक्सिस पे 4 है, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16 पॉइंट ये हो गए और एक आपका ओरिजिन। तो टोटल इतने पॉइंट्स हो गए, ऐड कर लीजिए। टोटल 69 पॉइंट्स इस सर्किल के अंदर ऐसे होंगे जिसके कोऑर्डिनेट्स इंटीजर होंगे, पॉइंट्स विथ इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स। तो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर हुआ? ठीक है। अगेन क्या चीज़ आपको याद रखनी सिंपली कि किसी भी सर्किल में कोई पॉइंट आपको ऑब्जर्व करना है कि वो सर्किल के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है, सिंपली उस सर्किल की क्वेश्चन में आपको पुट कर देना है। पॉजिटिव आ गया तो बाहर, नेगेटिव आ गया तो अंदर, एंड जीरो आ गया तो ऑब्वियसली फिर पॉइंट जो होगा वो सर्किल पर लाई कर रहा होगा, इस तरह से। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, तो आज का लेक्चर फिर इसको अब हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन सर्किल में और बचा है, एक बार उसको भी फिनिश कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब आप लोग को बोलेंगे असाइनमेंट स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।